Good morning, everyone. In today's session of the metallurgy, we will discuss about the different steps which are involved during the metallurgy. In the introductory lecture, we have discussed about what is metallurgy, what is the mineral features of our country, that is the India, what are the different steps which are involved. We have given you the brief overview of these all steps. We have already learnt about how will you define the term mineral, how will you define the term ore, how will you define the term flux, how will you define the term slag. मीन्स जितनी भी आपकी जो टर्म्स होती हैं जो बेसिक मेटलर्जी के दौरान स्टार्टिंग में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के दौरान जिनका हमें पता होना चाहिए, वो तो हमने आपने ध्यान दिया होगा। हमारा जो पिछला सेशन था उसके अंदर हमने वो सारी चीजें सीख ली है। और जो भी हमारी डिफरेंट स्टेप्स होती है मेटलर्जी के अंदर, उन सारी स्टेप्स के बारे में भी हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। उन डिफरेंट स्टेप्स के अंदर से आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारी मेन जो स्टेप्स होंगी मेटलर्जी के दौरान, जो मेटलर्जिकल स्टेप्स होती हैं, जो स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ती हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन के दौरान, मीन्स हमें प्योर जो एलिमेंट ऑब्टेन करना है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसके लिए उसके दौरान, तो वो स्टेप्स जो आज हम यूज करेंगे वो होंगी हमारी क्रशिंग, पल्वराइजेशन और द कंसंट्रेशन। तो हमारा मेन फोकस इसी के ऊपर आज रहने वाला है। क्योंकि मेन फोकस हमारा सिर्फ इसी के ऊपर रहेगा, तो हम जो हमारी बची हुई जो चीजें हैं और जो स्टेप्स हैं उनके बारे में भी हम एक बार दोबारा से ओवरव्यू लेंगे और आपको ये बताएंगे अभी हम कि जो मेटलर्जी आखिर वो है क्या। अब बड़े ध्यान से देखिए, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मेटलर्जी प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मेटलर्जी का मेटलर्जी की सेंस क्या है। तो मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी ओर होते हैं उनके अंदर से हमें मेटल को, हमारे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। और किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है, ताकि हमारा जो भी टेक्नोलॉजी हो, जो मेथड हो, वो इकोनॉमिकल हो, बेनिफिशियल हो, ताकि लेमैन तक हम उस चीज को पहुंचा पाए। अगर वो हमारी कॉस्टली हो गई तो फिर लेमैन तक वो चीज हमारी पहुंच नहीं पाएगी। तो जो ये स्टेप्स होती है, इसलिए हम उस स्टेप्स को क्या कहते हैं, मेटलर्जी। तो व्हाट इज द मेटलर्जी? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम देयर ओर इकोनॉमिकली एंड बेनिफिशियली इज कॉल्ड एज द मेटलर्जी। तो ये हमने लास्ट टाइम आपको बता भी दिया था, तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो ओवरव्यू भी हमने आपको दिया था, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मेटलर्जी। मीन्स मेटलर्जी के दौरान जो ये डिफरेंट स्टेप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं जो इन्वॉल्वमेंट में शो करेंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स। और वो जो स्टेप्स हम यूज करते ही क्यों हैं, उनके दौरान हम करेंगे क्या। देखिए, जो भी हमारे पास जो और होगा, मींस पहले तो हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, हमने आपको डिफरेंस बता दिया था। हमने आपको ये बता दिया था कि जितने भी आपके ओर्स होते हैं वो सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं होते, ऐसा हमने आपको बताया था। लेकिन अब जो हमारे पास और आ गया, क्या वो बिल्कुल प्योर है? नहीं, वो प्योर नहीं है, उसके अंदर इंप्यूरिटीज भी हैं। तो मीन्स उन इंप्यूरिटीज को भी अलग करना होगा। फिर जो और है वो क्या है, वही कंपाउंड फॉर्म के अंदर ही तो है, प्योर एलिमेंट तो है नहीं। वो क्या पता ऑक्साइड फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में है, कार्बोनेट फॉर्म में है, क्या पता जो एलिमेंट है वो हमारे पास किस फॉर्म के अंदर है। हमें तो प्योर एलिमेंट चाहिए उसके अंदर से। तो मीन्स जो भी इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड हैं, फिर प्योर एलिमेंट भी हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और डिफरेंट स्टेप्स को जब फॉलो करेंगे तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ दी और के ऊपर कि कौन सा और है, उसके बेसिस के ऊपर आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होंगी। लेकिन जो बेसिक स्टेप्स होती हैं वो कॉमन होती हैं। तो बेसिक स्टेप्स बोलो कौन कौन सी होंगी, ये हमने जो लास्ट टाइम भी आपको बताई थी। क्या क्या है? पहली क्रशिंग है, देखो यहाँ पे हमने आपको बताया था, फर्स्ट इज द क्रशिंग। सेकंड क्या होगा? पल्वराइजेशन। नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद? कंसंट्रेशन। उसके बाद क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। और लास्ट में हमें क्या करना होता है? रिफाइनिंग। आउट ऑफ दीज 5 मेन स्टेप्स, आज के सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी सिर्फ जो फर्स्ट 3 स्टेप हैं, जैसे स्टेप नंबर ए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज अ मेटलर्जी, इसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पल्वराइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हमारा फोकस सिर्फ इन्हीं 3 पॉइंट के ऊपर रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन इन्हीं अपने 3 सब पॉइंट्स के ऊपर। और ये भी एक सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि कभी मान लीजिए आपके कंपटीशन एग्जाम में या किसी और एग्जाम में आपसे ये कह दिया जाए कि अरेंज देम इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, कि कौन सी स्टेप को आप पहले यूज करेंगे, किसको बाद में। देखो, जब आप पढ़ के जाएंगे तो आप बता ही देंगे कि सबसे पहले क्रशिंग किया जाता है, उसके बाद ही पल्वराइजेशन होता है, उसके बाद ही कंसंट्रेशन होता है।
उसके बाद ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया जाता है फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। उसके बाद ही जो आपने एलिमेंट ले लिया है जो थोड़ा इम्प्योर है, उसको फिर प्योर कैसे करें, वो रिफाइनिंग स्टेप होती है। तो यानी इनको एक सीक्वेंस में लिखना, जिस जो अच्छे से पढ़ के नहीं जाएगा वो तो ये भी कह सकता है कि सबसे पहले कंसंट्रेशन किया जाता है, उसके बाद क्रशिंग की जाती है। मीन्स वो हेफरजेड मैनर के अंदर अपनी उन स्टेप्स को लिख सकता है। तो मीन्स आप किसी भी क्वेश्चन को ये ना माने कि एग्जाम में नहीं आ सकता। तो मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंट जो स्टेप्स फॉलो की जाती हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान, मेटलर्जिकल ऑपरेशन के दौरान, उनकी सीक्वेंस लिख दें कि पहले कौन सी होगी, फिर बाद में कौन सी, फिर कौन सी, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही आप उनको लिखें। सिर्फ नाम लिखना होता है देखो आपको, और आपको फुल मार्क्स उसके अंदर मिल जाते हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब जो हमारी सबसे पहली जो स्टेप होती है दैट इज कॉल्ड एज द क्रशिंग। क्योंकि देखो हम अर्थ क्रस्ट के अंदर से क्या करेंगे, अपना जो भी आपका ओर है जो आपने लिया, वो बिगर स्टोन्स की फॉर्म में ही तो है। आपने अर्थ क्रस्ट के अंदर से लिया, डिफरेंट मिनरल्स थे, आपने आइडेंटिफाई किया कि वो कौन सा मिनरल है जिसके अंदर से हम उस एलिमेंट को एक इकोनॉमिकल तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें, ये भी कोई इजी टास्क नहीं था कि आपको एकदम से पता चल गया कि दैट इज द ओर, ये डिफरेंट कंपाउंड है, ये इजी आप ऑपरेशन के द्वारा सस्ते तरीके से आप वहां से एलिमेंट को निकाल लेंगे। सबसे पहले तो सभी जो मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर आपकी टेक्निक अप्लाई की जाती है, और बड़े ही कीन तरीके से उनको एनालाइज किया जाता है कि आपने डिफरेंट रिएजेंट यूज किए, उसका इकोनॉमिकल वे देखा जाता है, उसका सारा जितना भी उसके ऊपर आपकी परचेजिंग में जो भी जितना भी उसके ऊपर आपका जितना भी एक्सपेंडिचर होता है सभी को नोट डाउन किया जाता है। तभी तो फाइनली हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ दीज डिफरेंट मिनरल्स दैट इज द आपका इकोनॉमिकल वन, इसी को और कहें, सारे मिनरल्स हैं लेकिन इसी को और कहें, इसी से हम आगे से ऑब्टेन करेंगे अपने एलिमेंट को। क्लियर हो गया? तो सबसे पहली जो स्टेप आती है दैट इज कॉल्ड एज द क्रशिंग। क्रशिंग में क्या करेंगे, इन दैट पर्टिकुलर मेथड आपके पास देखो बिग स्टोन होते हैं, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। तो बिग स्टोन्स जो होते हैं उनको किस में ब्रेक डाउन किया जाता है, इनटू द स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल क्रशर्स। मैकेनिकल क्रशर की हेल्प से जो बिगर स्टोन्स होते हैं, बिगर जो लम्प्स होते हैं, उनको स्मॉलर पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और ये जा कर्सर्स कहलाते हैं। तो इन दिस मेथड द बिगर स्टोन्स ऑफ द ओर गेट कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ दीज मैकेनिकल क्रशर्स। तो ये आपकी पहली स्टेप्स होती है जिसको कहते हैं क्रशिंग, जिसमें आपके पास स्मॉल स्मॉल पीसेस आ गए और के। उसके बाद अब क्या करें, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपके जो बिगर पीसेस तो आ गए, अब उनको पाउडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट कॉल्ड एज द पल्वराइजेशन। तो नेक्स्ट में क्या होगा, इन दैट मेथड द क्रस्ट और जो हमारे पास स्मॉलर स्टोन्स आ गए थे, स्मॉलर पीसेस आ गए थे और के, अब हम उनको क्या करेंगे, उसको पाउडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टेम्प मिल, स्टेम्प मिल की हेल्प से। मीन्स ऊपर से देखो आप लगातार जैसे कूटते हैं ना किसी चीज को, आपने देखा होगा ऊपर से जब आप क्रश करते हैं, तो जब आप ऊपर से ऐसे दबाएंगे उसको, ऐसे ऊपर से दबाएंगे तो जो भी उसकी फॉर्म है वो और भी माइन्यूट हो जाएगी, और आप लगातार उसको क्रश करते रहें तो इट मीन्स वो क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द पाउडर्ड फॉर्म। तो उसकी पाउडर्ड फॉर्म आ जाती है, उसी को पल्वराइजेशन कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, ये क्यों लिखा स्टेप मिल। देखो जब भी कोई बच्चा कुछ चीज टेस्ट करवाने के लिए आपके पास किसी डॉक्यूमेंट पे आता, आपके पास स्टैंप रखी होती है ना, आप उसके ऊपर ऐसे स्टैंप लगा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, ऊपर से देखो हैवी प्रेशर के साथ किसी चीज को आप मारते हैं स्मॉल पीसेस के ऊपर, ऐसे हैवी प्रेशर के साथ आप लगातार मारेंगे तो क्या होगा, जो भी आपके पास स्मॉल स्टोन्स थे वो भी पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे लगातार। सो दैट बिहेव लाइक ए स्टेम्प, जैसे हम स्टेम्प लगा रहे हैं, सो दैट कॉल्ड एज द स्टेम्प मील, इसलिए इनको स्टेम्प मील हम यहाँ पे कह रहे हैं। सो इन दैट मेथड इन द polarization the crust ore get converted into the powdered form by using this stamp meal। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, देखो आपके पास पाउडर्ड फॉर्म भी आ गई, लेकिन वो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर क्या कोई इंप्योरिटी नहीं है, बिल्कुल है इंप्योरिटी, उसी इंप्योरिटी को तो हमें करना है रिमूव। तो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर जो इम्प्योर आपका ओर है, इम्प्योर पाउडर्ड फॉर्म ऑफ जो ओर है, उसको क्या करना है, उसके अंदर से जो भी इंप्योरिटीज हैं उनको हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है, उनको हमें रिमूव करना है। तो वो जो टेक्निक है आपके इंप्योरिटीज को रिमूव करने की पाउडर्ड ओर के अंदर से, उसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन। देखो ये वर्ड क्यों आया कंसंट्रेशन, देखो आपके पास मान लीजिए इतना सारा आपके पास पाउडर्ड फॉर्म है, तो उसके अंदर आपकी इंप्योरिटीज मान लीजिए 30% है, 70% और है। तो मीन्स अभी जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है और की, वो तो सिर्फ 70% है ना। मान लीजिए आपने 30% इंप्योरिटी को हटा दिया,
तो अब आपके पास प्योर क्या बच गया, आपके पास तो सिर्फ पाउडर्ड फॉर्म है जिसके अंदर और है, इम्प्यूरिटी है नहीं। अब वो 100% हो गया, अमाउंट बढ़ गई ना, क्योंकि इम्प्यूरिटीज को हटाने के बाद जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। क्या कहा जाता है उसे? कंसंट्रेशन। और ड्रेसिंग क्यों? जैसे आप घर से निकलते हैं तो उसके बाद मान लीजिए आपके कपड़े के ऊपर कहीं पे डर्ट लगी, तो आप क्या करते हैं? ऐसे साफ करते हैं ना। आप अपनी ड्रेसिंग करके जाते हैं। कहते हैं ना आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। मीन्स ड्रेसिंग मीन्स जो भी डर्टनेस है, जो भी आपको ओडनेस दिख रही है आपके वियरिंग पोस्चर के अंदर, वियरिंग के दौरान, तो आप उसको क्या करते हैं? उसको रिमूव करते हैं। मीन्स कहते हैं इसके अंदर ड्रेसिंग सेंस है। तो मीन्स उसको और ड्रेसिंग कहा जाता है। और की ड्रेसिंग कर दी, और के अंदर जो इंप्यूरिटीज थी उनको रिमूव कर दिया, दैट कॉल्ड एज द और ड्रेसिंग। बेनिफिकेशन, बेनिफिकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि वो आपके बेनिफिट के लिए है। जो जब भी आप उस चीज को हटाएंगे आपके पास मैक्सिमम आपके कौन चीज आ जाएगी? आपके पास 100% आपका और होगा। मीन्स उसके बाद जब आपकी जो अगली स्टेप आएगी उसमें आपको रिएजेंट तो यूज करने होंगे ना। तो जो रिएजेंट होंगे उसकी वेस्टेज नहीं होगी, क्योंकि वो रिएजेंट क्या करेगा? अगर इम्प्यूरिटी होंगी तो क्या पता वो इम्प्यूरिटीज के साथ रिएक्ट कर सकता हो। तो मीन्स कुछ अमाउंट तो उसकी वेस्ट होगी ना इम्प्यूरिटीज के साथ, क्या पता कोई और नया कंपाउंड बन जाए। और जिसकी वजह से जो आपका वे है काम करने का, जब कोई साइड प्रोडक्ट ही बन जाएगा, जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोसेस नहीं चल पाएगी, तो क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल होगी? बिल्कुल नहीं। मीन्स आपकी जो ये मेटलर्जिकल जो स्टेप्स हैं उनको बेनिफिशियल तरीके से भी तो चलाना है। यही तो हमारी डेफिनेशन थी। क्या थी हमारी डेफिनेशन मेटलर्जी की? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट और द मेटल इन ए इकोनॉमिकल एंड द बेनिफिशियल वे, दैट कॉल्ड एज द मेटलर्जी। उसी को तो आप मेटलर्जी कह रहे थे। तो यानी अगली जो आपकी स्टेप होगी, तो सबसे पहले आगे जो भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे उससे पहला काम ही यही होता है कि ओर के अंदर से जितनी भी इम्प्यूरिटीज उसको रिमूव कर दिया जाए। एंड दैट स्टेप हियर कॉल्ड एज द concentration. So in that method the unwanted impurities are removed from the powdered ore. अब उसको रिमूव करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? इम्प्यूरिटीज को हमें रिमूव तो करना है, वो डिपेंड होगा नेचर के ऊपर। जो ओर है वो उसका नेचर क्या है, कौन सा ओर? मीन्स अलग अलग टाइप के ओर के लिए अलग अलग तरीके के कंसंट्रेशन के तरीके हो सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन के लिए मान लीजिए कोई जिंक का ओर है, कोई कॉपर का ओर है, कोई आयरन का ओर है, कोई निकिल का ओर है, कोई गोल्ड का ओर है, कोई सिल्वर का ओर है। क्या पता कौन सा ओर है हमारे पास, हम कौन से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर उनके साथ जो इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड होंगी, उन नेचर ऑफ इंप्यूरिटीज भी अलग अलग तरह की हो सकती है। तो मीन्स depending upon the nature of the ore and depending upon the nature of the associated impurities, the way of concentration may be different. वो जो मेथड होते हैं कंसंट्रेशन के, जो तरीके होते हैं, वो भी आपके डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि द अनवांटेड इंप्यूरिटीज फ्रॉम द ओर कैन बी रिमूव्ड बाय डिफरेंट वेज। वो डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे हम इंप्यूरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, पिछले सेशन में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम, कल ये आ जाए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द मेटलर्जी ऑफ द जिंक, एक्सप्लेन द मेटलर्जी ऑफ द कॉपर, एक्सप्लेन द मेटलर्जी ऑफ द सिल्वर, एक्सप्लेन द मेटलर्जी ऑफ द गोल्ड। जिस एलिमेंट की गए हम यहाँ पे आपको जनरलाइज्ड बता रहे हैं, लेकिन उसके दौरान उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पूछा जाए तो जो डिफरेंट वेज हम आपको बता रहे हैं, आपको एग्जाम में फिर वो सारे वे नहीं लिखने। आपको उनमें से सिर्फ वही वे लिखना है दैट इज रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, जो उस एलिमेंट से रिलेटेड होगा। हाँ, यहाँ पे सारी फिर आप कहेंगे कि सर फिर हम ये सारे टेक्निक जाने क्यों? वो इसलिए ना, क्या पता किस एलिमेंट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर मेथड को आप लिख देंगे। या बाय नेम भी तो आ सकता है, एक्सप्लेन दैट मेथड ऐसे करके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर विच एलिमेंट, किस एलिमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है, तो अब उसके ऊपर टिक करवाने के लिए आप एक के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए हमें पढ़ने तो सारे ही मेथड होंगे यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मेथड को। तो सबसे पहला जो कॉमन तरीका होता है, देखो घरों में भी यूज किया जाता है। मान लीजिए आपके पास गेहूं है, बाजरा है, चना है, कुछ भी है, तो जब भी आप उसको पिसवाने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले उसके अंदर से जो भी इंप्यूरिटीज है, इंप्यूरिटीज तो उसमें क्या होंगे? तो छोटे मोटे कंकर हो सकते हैं। जब भी हम अपने खेत के अंदर, अपने फॉर्म के अंदर काम करते हैं तो छोटे मोटे कंकर आ सकते हैं, साथ उसमें छोटे मोटे वुडन स्टिक्स आ सकती हैं, क्योंकि जब कटिंग करते हैं तो वुडन स्टिक्स भी जो उसी प्लांट की, मान लीजिए गेहूं है, चना है, जो उसी की स्टिक्स आ सकती है साथ के साथ, उनको रिमूव करना होता है। तो मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज डन इन आवर होम्स विद द हेल्प ऑफ आवर सिंपल हैंड्स। अपने हाथ से ही तो हम वो सारा काम करते हैं। या हमारे पास आप आगे देख पाएंगे, हम आपको बताएंगे और दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखो हाथ से आपने ऐसे सभी को करते हुए देखा होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं हैंड पिकिंग। तो सबसे पहला तरीका इंप्यूरिटीज को रिमूव करने का क्या होता है? हैंड पिकिंग। और वो हम तभी कर सकते हैं अगर इंप्यूरिटीज विजिबल हो।
हमारी आंखों से हमें दिखती हूँ, या आंखों से नहीं दिख पा रही तो हम साथ के साथ देखो कोई लेंस लेके और फिर आपके जो ट्वीजर लेके, कोई चिमटी लेके उसे उठा के भी हम उसको अलग कर सकते हैं. सो दैट सिंपली कॉल्ड एज द हैंड पिकिंग. सो इन दैट मेथड द impurities which are visible by our naked eyes are removed from the or by our simple hands. हम अपने हाथ से उनको रिमूव कर सकते हैं. और by using some lenses we can also remove these type of impurities जो हमें दिखती हैं खुद आंखों से, या सिंपल लेंस लेके भी हमें दिखती हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं impurities को रिमूव करने की. and that way is called as the hand picking. उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है ग्रेविटी सेपरेशन. ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? हल्के भारीनेस के बेसिस के ऊपर कि किसकी डेंसिटी कम है, किसकी ज्यादा है, कौन हैवियर है, कौन आपका लाइटर है. तो मीन्स देखो, जब हम यहाँ पे अपनी इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो आप ये मान के चले, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये टेक्निक हम यूज कर रहे हैं इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए देखो हमारे पास दो ही तो चीजें हैं ना. एक तो हमारे पास देखो पाउडर्ड और है, और उसके साथ उसमें इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड है. दोनों का नेचर के ऊपर डिपेंड तो करेगा ही कि कौन सी टेक्निक यूज करें. सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमने अभी नाम लिखा ग्रेविटी सेपरेशन, तो इसमें देखो ऐसा दो में से एक काम जरूर होंगे. देखो क्या होगा, या तो ऐसा होगा कि जो आपके दो में से वन इज द और अदर वन इज द इम्प्योरिटी, दोनों में से एक भारी होगा एक हल्का होगा. क्या पता और भारी हो जाए, इम्प्योरिटीज हल्की हो जाए, है ना. या क्या पता इससे रिवर्स हो जाए. तो मीन्स इसी बेसिस के ऊपर हम अपनी अगली टेक्निक लेके आए हैं, अगली स्टेप्स लेके आए हैं, अगली सब स्टेप्स है हमारी कंसंट्रेशन मेथड की, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटी सेपरेशन. तो इन दिस मेथड हम क्या करेंगे, द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड. इम्प्योरिटीज को तो देखो हमने पहले भी रिमूव ही किया था, अपने पहले हैंड पिकिंग के अंदर ही तो इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे थे. अब क्या करेंगे, इन दैट पर्टिकुलर मेथड द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द हैवियर मेटेलिक और लाइक द हेमेटाइट, टिन स्टोन, नेटिव गोल्ड एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी. इसके आधार के ऊपर हम उनको अलग करते हैं. अब ग्रेविटी जो सेपरेशन है इसकी भी तो सब स्टेप्स और हो सकती हैं. वो क्या क्या हो सकती हैं? तो देखो, जो सबसे पहली जो सब स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक क्लासिफायर, और यू कैन से द लेविगेशन भी आप इसे कह देते हैं. इसमें देखो करते क्या है, ये सिंपल डायग्राम है आपके सामने, एग्जाम में ये आपको ड्रा करना होता है. इसमें अब बड़े ध्यान से देखें, नीचे से देखो हमने यहाँ पे पाइप लगा रखी है जिसके अंदर ये वाटर फ्लो होगा. देखो वाटर हम फुल प्रेशर के साथ चलाएंगे यहाँ पे, और देखो ऊपर से हम बोलो क्या डाल रहे हैं, यहाँ से पाउडर्ड और, ऊपर से हम लगातार देखो पाउडर्ड और डालते रहेंगे. और नीचे से देखो वाटर की कॉन्टिन्यूअस आपकी करंट ऑफ वाटर आएगा. देखो नीचे से आप प्रेशर के साथ पानी आएगा, पानी ऐसे ऊपर जाएगा. तो फिर उससे होगा क्या, आपकी दो में से जो भी हल्की चीज है, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, इस टेक्निक को कब यूज करते हैं, मान लीजिए आपकी हल्की इंप्यूरिटीज है वो तो ऊपर तैरती रहेंगी. देखो पानी आ गया ना, ऊपर से आप पाउडर डोर डाल रहे हैं, तो प्रेशर के साथ आप पानी डाल रहे हैं, तो जो भी हल्की चीज है वो ऊपर रह जाएंगी, और भारी चीज कहाँ पे आ जाएंगी, नीचे. भारी आपकी कंसेंट्रेटेड और है, और हल्की मान लीजिए आपकी इंप्यूरिटीज है. तो इन दैट वे वी कैन सेपरेट द इंप्यूरिटीज फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड और. तो दोनों में डेंसिटी में डिफरेंस था, आपने घर में देखा होगा ना. देखो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास व्हीट है, गेहूं है. आप क्या करते हैं, आपने बकेट के अंदर मान लीजिए एक, आपके पास एक बकेट गेहूं को आपको साफ करना है. तो आप क्या करते हैं, पहले मैंने बताया हैंड पिकिंग से कर देते हैं, या उसके बाद आमतौर पे क्या करते हैं, तो उनको वॉश भी कर लेते हैं, फिर उनको हम सुखाते हैं, ड्राई भी करते हैं, उसके बाद हम पिसवाने के लिए लेके जाते हैं. तो आपने मान लीजिए बकेट में डाल दिया आपके गेहूं को, तो क्या होगा, जो हल्की हल्की वुडन स्टिप्स आपकी जो स्टिक्स होती हैं, या और कोई हल्की इंप्यूरिटीज होती है, वो क्या करती है, ऊपर तैरनी शुरू हो जाती है ना. फिर हम उनको आराम से नितार देते हैं, उनको हटा देते हैं, फिर बाद में अपने गेहूं को लगाते हैं, और फिर उनको हम ड्राई कर लेते हैं. देखा होगा ना, हल्की इंप्यूरिटीज ऊपर से हट जाते हैं. सो इन दैट वे हियर ऑल्सो इन द case that is the called as the hydraulic classifier, or you can say the leviation. यहाँ पे देखो हम करते क्या है, in that method the lighter impurities, जो हल्की impurities होती है उनको हम सेपरेट करते हैं. in that method the lighter impurities are separated. इससे हमने क्या लिया था, from the powdered ore, हमने पाउडर ore ही तो लिया था, और यू कैन से द pulverized ore आप उसको कह सकते हैं. लेकिन कब, जब आपने क्या किया, बाय द अपवर्ड, आपने नीचे से पानी डाला है, नीचे से ये प्रेशर से पानी ऊपर की तरफ आएगा बाय एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर. फिर उससे होगा क्या, द लाइटर इंप्यूरिटीज आर द लाइटर इंप्यूरिटीज आर टेकन अवे बाय द करंट ऑफ वाटर. जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो लाइटर इंप्यूरिटीज इनके साथ बह के ऊपर और बाहर चली जाएंगी. मींस द लाइटर इंप्यूरिटीज आर टेकन अवे बाय द करंट ऑफ वाटर while these heavier ore gets settled down at the bottom of that hydraulic classifier. जो आपने ये ले रखा है, इसके बॉटम के ऊपर जो आपका ये apparatus आपने बना रखा है, इसके बॉटम के ऊपर क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे. So means the lighter impurities are taken away by the current of water while the heavier ore get settled down at the bottom of that particular cone. जो भी हमने देखो स्ट्रक्चर कौन टाइप इसकी बना रखी है हमने, इसलिए हमने यहाँ पे कौन लिख दिया.
तो दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोलिक क्लासिफायर, और यू कैन से द नेविगेशन। एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक, राइट ए नोट ऑन द हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ऐसे करके। तो सिंपल आपको इस तरीके से लिखना होता है, और ये डायग्राम आप ध्यान दें, ये आपको जरूर एग्जाम में बनाना है। नेक्स्ट वन इज द विल्फले वॉशिंग टेबल। आपको इसको देखने से, इस डायग्राम को देखने से कुछ ये ध्यानिया है। देखो आपने घर में देखा होगा, देखो जिसे देसी भाषा में आप कहें तो छाछ कहते हैं। देखो ऐसे जो भी छोड़ते हैं आप, ऐसे देखो ऐसे हिलाते हैं डाल के। तो मान लीजिए आपने छाछ के अंदर गेहूं थे, आपने ऐसे ऐसे हिलाया, तो उससे क्या हुआ, जो हल्की चीजें, जो हल्की हैं वुडन स्टिक्स, वो ऐसे उछल के वो तो आगे आ जाती है और नीचे गिरती रहती है। और जो आपका मेन है, जो आपके व्हीट हो गया या आपके चने हो गए, आपके जो भी चीज आपने ले रखा है वो आपके वहीं पे रह जाता है, होता है ना, इस टाइप से आप सेपरेट। सिमिलरली हियर आल्सो इन दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट सब वे ऑफ दैट ग्रेविटी सेपरेशन, दैट इज द विल्फले वॉशिंग टेबल। देखो ये जो यहाँ पे हमने टेबल बना रखी है ना, जो यहाँ पे मूव करती हुई भी देखो हिलती हुई आपको दिख रही है, इसमें क्या किया, देखो ये जो हमारी टेबल है, देखो ऐसे जर्किंग फॉर्म में चलेगी, ऐसे हिलती रहेगी, जैसे आपको हिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो उससे होगा क्या, और एक चीज और ध्यान रखिए, जो ये टेबल होती है ना, आप इसको बिल्कुल ऐसे, जो आपका सरफेस है, सरफेस से बिल्कुल इसको प्लेन में नहीं रखेंगे, यानी इसको थोड़ा टिल्ट करके रखेंगे, ऐसे टेढ़ा कर। तो उससे होगा क्या, जर्किंग भी होती रहेगी, टेढ़ी भी होगी। तो देखो इसमें होगा क्या, ध्यान दे। देखो जो ये हाथ से बनाया हुआ ये डायग्राम है मेरा, इसमें ध्यान दे। देखो ऊपर से तो देखो वाटर सप्लाई चल रही है, ध्यान से देखो वाटर सप्लाई, देखो स्प्रे की फॉर्म में, देखो यहाँ से ये निकलेगा, और ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, पाउडर और डाल रहे हैं, और इस टेबल के ऊपर डाल रहे हैं, जिसके बीच में आपको दिख रहे हैं देखो लंबी लंबी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रखे हैं। ये यहाँ पे गड्ढे हैं, हमने कट लगा रखा है यहाँ पे। कट जैसे मान लीजिए एक तो प्लेन टेबल होती है, उसमें अगर आप कट लगाते चले जाएं आपके इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, देखो ये कट है, ये कट है, देखो ऐसे बीच में क्लियट्स, इन्हें हम क्लियट्स बोल रहे हैं। क्लियट्स का मतलब ये गड्ढे हैं यहाँ पे, ये पूरे के अंदर पूरे हॉरिजॉन्टली के। तो देखो उससे होगा क्या, होगा कुछ ऐसे, जब ये टेबल जर्किंग फॉर्म में चलेगी, ऐसे हिलती हुई चलेगी, तो जो हल्की चीजें वो तो उछलती चली जाएंगी ना, दे गेट थ्रोन आउट, दे गेट थ्रोन आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे वो चलती चली जाएंगी। देखो जैसे ये चला, ये थ्रोन आउट हो गए, जो भारी चीजें हैं, जो हैवियर है, हैवियर यहाँ पे कंसंट्रेटेड और है हमारे पास, तो हैवियर कंसंट्रेटेड और गेट स्टिक, गेट फोल्ड डाउन इन दीज क्लियट्स। और क्योंकि हमने थोड़ी स्लांटिंग भी कर रखी है, एंड थ्रू दैट क्लियट दे गो इन दैट पर्टिकुलर पाइप, देखो साइड में लंबी सी पाइप दिख रही है ना, तो इन क्लियट्स के थ्रू देखो इनका कनेक्शन यहाँ पे इस पाइप के साथ है। तो ये इन क्लियट्स के अंदर जो हैवियर आपका और है, वो तो इसमें अटकता चला जाएगा और इन पाइप्स के अंदर आ जाएगा, और साइड में है पाइप्स के थ्रू होते हुए, देखो लास्ट में बॉटम में, देखो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे बोलो हमें क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड और जो आपकी हल्की इम्प्यूरिटीज हैं वो उछलती चली जाएंगी, वो क्लियट्स में अटकेंगी नहीं, उनके कम चांसेस होंगे, और होते होते, और लास्ट में जो हमने गैंगियो लिख रखा है, देखो यहाँ पे गैंगियो मीन्स आपकी जो भी पर्टिकुलर आपकी इम्प्यूरिटीज यहाँ पे बन गई। क्लियर हो गया, तो इम्प्यूरिटीज आपकी जो गैंगियो है, जो इम्प्यूरिटीज है वो यहाँ पे एक साइड में अलग हो गई। तो दैट इज कॉल्ड एज द विल्फले वॉशिंग टेबल। तो देखो इसमें क्या किया, इन दैट पर्टिकुलर मेथड द लाइटर इम्प्यूरिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम दी हैवियर, फ्रॉम दी हैवियर और फ्रॉम दी हैवियर और के अंदर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हैवियर, जो आपका पल्वराइज्ड और था, उसको हम पास करेंगे, द pulverized ore get passed on that particular jerking table, on that particular jerking table along with the stream of the water, along with the stream of the water। during that फिर होगा क्या, the lighter impurities get thrown out, the lighter impurities get thrown out upward, or you can say in the forward direction, and the heavier ore particle get stick in that clears, and they get separated on one side इन दैट पर्टिकुलर जर्किंग टेबल, और वो जर्किंग टेबल के एक साइड में वो इकट्ठी कर ली जाती है। सो दैट इज द विल्फले वॉशिंग टेबल। तो ये पहला तरीका तो बोलो हमारा क्या था, हाइड्रोलिक क्लासिफायर, जिसे हम लेविगेशन कह रहे थे। सेकंड वे इंप्यूरिटीज को अलग करने का ग्रेविटी के आधार के ऊपर, वो क्या हो गया हमारा, विल्फले वॉशिंग टेबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रेविटी जो सेपरेशन है, जो हमारा चल रहा था, जो कंसंट्रेशन का जो अगला तरीका है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन के बाद। पहला हैंड पिकिंग हमने देखा, फिर ग्रेविटी सेपरेशन देखा, जिसकी दो टाइप थी, एक तो हाइड्रोलिक क्लासिफायर या लेविगेशन कह रहे थे, और सेकंड अभी हमने क्या देखा था, जिसका नाम क्या था, विल्फले वॉशिंग टेबल, जैसे आपने ये भी देखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द थर्ड वे ऑफ द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक कंसंट्रेशन। आपको नाम से जैसे पता चल रहा होगा, मान लीजिए सिंपल आपके पास मैग्नेट है, देखो जैसे आपने देखा होगा, काफी जो लोग आते हैं, जो देखो जो कचरा उठाने वाले होते हैं, या आपने कई बार देखा होगा जहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए होते हैं, आपने देखा है कई बार वो लंबी सी स्टिक लेके आगे
कुछ भारी सी चीज आपको लगी हुई होती है और उस कचरे के अंदर देखो ऐसे वो मूव करते रहते हैं, क्यों करते हैं वो? और आपने देखा होगा उसके ऊपर कुछ चीजें स्टिक हो जाती है। कहने का अभिप्राय क्या है, वो मैग्नेट लेके वहां पे जो भी ऐसी चीजें जो मैग्नेट जिनको अट्रैक्ट करेगा, उन सारी चीजों को वो उस कूड़े के अंदर से अलग कर देते हैं। तो मीन्स मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक चीजों को सेपरेट कर लिया जाता है वहां पे उस कूड़े के अंदर से। ये काम किया जाता है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी जाके, आपके शहर में जब आप घर से कूड़ा फेंकते हैं, कई बार आपसे गलती से भी कोई लोहे की चीज फेंकी जा सकती है, उस वक्त यही काम किया जाता है। सिमिलरली हियर इन दैट मेथड दैट कॉल्ड एज द हियर मैग्नेटिक कंसंट्रेशन, देखो क्या जाता है, बड़े ध्यान से देखे इस बेल्ट में, एक साइड में आपको मूव करते हुए भी दिख रहा है और दूसरी साइड में ये वो डायग्राम जो आप हाथ से बनाएंगे। देखो ऐसे दो सर्कल बनाना, उसके ऊपर ये बेल्ट लगती हुई दिखा देना, ऊपर से देखो आप पाउडर्ड और डालते हुए दिखाएंगे। फिर जो वो पाउडर्ड और ऐसे मूव करेगा, देखो बेल्ट चल रही है यहाँ पे, देखो इस टाइप से देखो चल रही है ना, अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे दिखा दिया चल रही है। तो उसके बाद होगा क्या, आपके यहाँ पे ये जो भी मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज है, तो देखो ये जो रोलर है, देखो ये जो सेकंड वाला जो रोलर है, ये रोलर मैग्नेटिक है। इसने क्या किया, जो मैग्नेटिक जो मैग्नेट देखो, दोनों में से फिर मैं आपको बता दूं और है, वन इज द और, अदर वन इज द इम्प्यूरिटी। मीन्स जो हमारी रिक्वायर्ड चीज है उसको तो हम और बोल रहे हैं, और जो हमें नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी रिक्वायरमेंट की चीज हो, क्या पता वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हो, है ना। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम उस पर्टिकुलर एक एलिमेंट को ऑब्टेन करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको और कह रहे हैं। और दूसरी चीज जिसे हम इम्प्यूरिटी कह रहे हैं, क्या पता वो कोई दूसरा और हो, और जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है, जो भी जिस एलिमेंट को हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, वो एलिमेंट जिस भी कंपाउंड की फॉर्म के अंदर है, दैट इज अवर रिक्वायर्ड थिंग। ऑल अदर थिंग्स हियर एक्ट एज एन इम्प्यूरिटी फॉर अस, वो हमारे लिए इम्प्यूरिटी का ही काम करेंगी। अब हमें उनको अलग करना होता है, वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मान लीजिए हमें जो मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक होगा, क्या पता हमारे लिए रिक्वायरमेंट का जो और है वो मैग्नेटिक हो, क्या पता हमारे लिए रिक्वायरमेंट का नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो। मीन जो भी हो, यहाँ पे दो अलग अलग हीप बन जाएंगी, ढेरी बन जाएंगी। आप बड़े ध्यान से देखें, जैसे हमने डाला, जो मैग्नेटिक रोलर है ये अपने पास स्टिक किए रखेगा मैग्नेटिक सब्सटेंस को, वो स्टिक करते करते मूव करते हुए उसके देखो नीचे बॉटम पे आके गिरेंगी। और जो नॉन मैग्नेटिक वो एकदम थ्रोन आउट आगे, मान लीजिए किसी चीज को, मान लीजिए एक रस्सी है आपके पास, आप उसको ऐसे घुमाते हैं, उसको फिर पत्थर बांध देते हैं एक रस्सी के, आपने ऐसे को जिस भी एंड के ऊपर आप उसको एकदम छोड़ेंगे, वो टेंजेंटली जाता है ना आगे जाके। तो ऐसे इस रोलर के ऊपर जो भी चीज यहाँ पे टॉप के ऊपर पहुंची, वो टेंजेंटली, टेंजेंटली कहा, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री, देखो बिल्कुल 90 डिग्री कहाँ पे आई, 90 डिग्री यहाँ से देखो बिल्कुल स्ट्रेट, ये आगे देखो यहाँ पे गिरेगी आपकी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे देखो ऐसे टेंजेंटली 90 डिग्री एंगल के ऊपर, क्योंकि आगे उनके पास कोई स्पेस नहीं है चलने का, यहाँ तक ही ये रोलर था आपके पास। ये एक सिंपल लाइन नहीं है, ये चौड़ी सी एक बेल्ट होती है जिसके ऊपर ये चीजें चल रही होती हैं। तो उसके बाद टेंजेंटली यहाँ पे गिरा, ये एक बेसिक फैक्ट है, फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ते हैं। और दूसरी जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे वो इसके साथ स्टिक रहेंगे कुछ डिस्टेंस तक, और उसके बाद वो भी, क्योंकि फास्ट आप इसको मूव करें, वो भी कुछ देर तक स्टिक रहने के बाद, उसके बाद ये भी देखो यहाँ से टेंजेंटली गिरेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया ना। तो मीन्स टेंजेंटली दोनों ही गिरेंगे, चाहे मैग्नेटिक हो चाहे नॉन मैग्नेटिक हो। लेकिन कौन पहले गिरे कौन बाद, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। क्योंकि जो मैग्नेटिक रोलर है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो ज्यादा समय तक उसके साथ स्टिक रहेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो पहले ही गिर जाएगा। तो इन दैट वे वी गोट द टू डिफरेंट हीप्स, वन फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल एंड अदर फॉर द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आप यहाँ पे मूवमेंट वाली पोजीशन के अंदर देखो, अलग अलग कलर से हमने जो शो कर रखे हैं। रेड मान लीजिए मैग्नेटिक था, ये अलग कंटेनर के अंदर हमने इकट्ठा कर लिया, दूसरा अलग जगह पे हमने इकट्ठा कर लिया। क्लियर हो गया, समझ गए। तो इसमें हमने क्या किया, इन दैट मेथड द नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज, मान लीजिए इम्प्यूरिटीज नॉन मैग्नेटिक है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। देखो लास्ट में आपने देखना, देखो हमने यहाँ पे बोलो क्या लिख के छोड़ दिया, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि कोई भी चीज हमारी रिक्वायरमेंट की हो सकती है, वो मैग्नेटिक भी और नॉन मैग्नेटिक भी। तो एक चीज तो हमें स्टार्टिंग में लिखनी ही होती है, तो इसलिए हमने लिखा इन दैट मेथड द नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मैग्नेटिक मटेरियल बाय फॉलिंग। हमने क्या किया, हम ऊपर से देखो डाल रहे हैं पल्वराइज्ड ओर को, देखो आपको यहाँ से दिख रहा है, फनल के थ्रू हम डाल रहे हैं। बाय फॉलिंग द पल्वराइज्ड ओर ओवर द लेदर और द रबर बेल्ट that is moving over the two roller, out of these two roller one is the magnetic one and vice versa। तो आप इसे मैग्नेटिक से सेपरेशन कह सकते हैं, या मैग्नेटिक कंसंट्रेशन भी आप इसे कह सकते हैं। एक चीज और हम बता दें, जो अगला पॉइंट हमारा आने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसंट्रेशन जिसे हम कहेंगे, उसमें क्या होगा। देखिए उसमें क्या होगा, ये रोलर हम ऐसा लेंगे कि इसकी हम कनेक्टिविटी, हम इसमें करंट पास करेंगे। और जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे हम इसमें करंट पास करेंगे तो ये रोलर है अपने आप मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर देगा। करंट पास करने से उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन कहलाएगा।
क्लियर हो गया यहाँ पे? तो उसके अंदर मैग्नेटिक लाइक बिहेवियर आ जाएगा, और मीन्स ये सेम रहने वाला है। तो मीन्स अगली स्टेप और ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन वाली स्टेप्स थी, ये दोनों सेम ही रहेंगी। तो इसमें देखो आपने क्या हुआ, द हीप्स फॉर्म्ड बिलो द मैग्नेटिक रोलर हैज द मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो हीप बनाई है, देखो ये जो ढेरी बनी है यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे, वो तो कौन हो गए, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस के। द हीप दैट इज फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर हैज द नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट। उसके अंदर नॉन मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज हो सकती है, नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों को अलग कर दिया। सिमिलरली अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हमारा आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, नेम द ओर्स which can be concentrated by the magnetic separation method। तो आप क्या लिखेंगे, सेम डायग्राम आप बना देना, फिर लिख देना, if the ore or the gangio, और हो, gangio means जो impurities हो, can be attracted by the magnetic field, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। then the ore can be concentrated by the process of magnetic separation। जैसे the ore of iron hematite हो गया, Fe2O3 मैग्नेटाइट हो गया, Fe3O4 सिडराइट हो गया, आयरन कार्बोनेट हो गया, आयरन पायराइट हो गया, and so on। These type of substances can be separated by that magnetic separation। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, डायग्राम भी आप बनाएं और इस टाइप से आंसर लिखते हैं, इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। अगला देखो जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन इसे कह रहे हैं। ये हमने लिखा ना, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बोलो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पास करने के बाद यहाँ पे देखो हमने इसके अंदर वायरिंग लगा दी, बोलो क्या लगा दी है, ऐसे देखो ये वायरिंग, बोलो क्या है यहाँ पे, वायरिंग। इसके थ्रू करंट आ रहा है, बोलो क्या आएगा इसके थ्रू, यहाँ पे करंट। और ये जो रोलर है ये बोलो कैसा बन जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर देगा। उसके बाद सारी चीजें वही जो अभी हमने आपको बताया था, देखो सेम चीजें हम लिख देंगे, बिल्कुल सेम चीजें, बिल्कुल सारी की सारी बातें हमें बिल्कुल सेम ही लिखनी है, बिल्कुल सारी की सारी बातें। क्लियर हो गया? एक ही डिफरेंस था कि हमने यहाँ पे करंट सप्लाई भी हम साथ के साथ करेंगे, ताकि ये रोलर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाए, करंट पास करने के बाद ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे। क्लियर हो गया? लाइनें बिल्कुल वैसी लिखनी है। तो इन दिस मेथड द नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज वैसा ही लिखेंगे, आर सेपरेटेड फ्रॉम द मैग्नेटिक मटेरियल by falling the pulverized ore over the leather or the rubber belt moving over the two roller out of one is magnetic, one is one is made magnetic by passing the current through it। ऐसा आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देना, बोलो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, वन इज मेड मैग्नेटिक। देखो मैं बोल रहा हूं, आप लिख दें यहाँ पे, वन इज मेड मैग्नेटिक, एक को बोलो क्या कर दिया हमने, मैग्नेटिक बना दिया। वन इज मेड मैग्नेटिक बाय पासिंग करंट थ्रू इट, बाय पासिंग करंट, बाय पासिंग करंट, ये ब्रैकेट में ही लिखा, रहने देना आप, बाय पासिंग करंट थ्रू इट। क्लियर हो गया? तो यही स्लाइट डिफरेंस था, तो ये चीज आपके ब्रैकेट के अंदर ही रहेगी। क्लियर हो गया? वन इज मेड मैग्नेटिक, वन इज मेड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के बाद ये चीज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया ना? इसके बाद मेड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के बाद बाय पासिंग करंट थ्रू इट, ब्रैकेट क्लोज, एंड वाइस वर्सा। तो अब आप समझ गए होगे अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं अगला जो वे है कंसंट्रेशन का, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ का मतलब झाग बन जाना। अब जो झाग बनेगा उसमें करेंगे क्या, आपने देखा होगा कई बार, देखो आप घर में भी करते हैं, आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, आपने उसको दूध पीने के लिए दे दिया, या आपने फ्रूटी दे दी गिलास में डाल के उसको, और जो पाइप होती है जिसके थ्रू वो पीता है, मान लीजिए आपने वो भी दे दिया। आपने देखा होगा ना, उसको जितना पीना है पी लिया, उसके बाद वो ऊपर से खेलना शुरू कर दिया, फूंक मारता है उसमें, ब्लो एयर, वो एयर ब्लो करना शुरू कर देता है। तो जैसे वो एयर ब्लो करता है उसमें झाग बन जाते हैं, अपने आप फ्रोथ बनने शुरू हो जाते हैं। सिंपल पानी हो तो भी आप फूंक मारेंगे तो भी उसके अंदर बबल्स तो उठेंगे। अगर आप उसमें ऑयल डाल दें साथ के साथ तो झाग और अच्छे से बनेंगे। अगर आप उसमें ऑयल डाल दें तो झाग और अच्छे से बनेंगे उसके अंदर, क्योंकि आपने उसके अंदर, वाटर के अंदर एक दूसरा ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जिसका नेचर वाटर जैसा नहीं है। तो वाटर के साथ जबरदस्ती आप उसको मिक्सअप करवा के वो फ्रोथ की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो दैट हेयर द फॉर्म दैट कॉल्ड एज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और झाग तो ऊपर तैरेंगे ही ना, झाग तो ऊपर तैरेंगे, वो भारी तो होंगे नहीं कि नीचे बैठ जाएंगे, तो ऊपर तैरेंगे। इसमें करते क्या है, अब बड़े ध्यान से इस डायग्राम में देखें। देखो ऊपर हमने लिख रखा है एयर, देखो यहां से आप एयर, मतलब उसी टाइप से यू विल ब्लो द एयर थ्रू इट वेदर विद द हेल्प ऑफ द मशीन और एनी अदर वे, कोई भी हो सकता है। आपने एयर ब्लो किया, आप देखो दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं जो मूवमेंट में दिख रहा है, आप एयर ब्लो नहीं कर रहे तो आप ऊपर से देखें, आप पिस्टन के थ्रू प्रेशर डालें। कहने का अभिप्राय क्या है कि आपको यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना, ये मूव करेगा यहाँ पे इस टाइप से,
ये जो पिस्टन देखो हमने जो लगा रखा है, इस पिस्टन की मूवमेंट करवानी है बाय ब्लोइंग द एयर और एनी अदर वे, बाय मैकेनिकल वे, कोई भी हो सकता है। आपको जो ये पिस्टन है, यहाँ पे भी देखो हमने पिस्टन लगा रखा है, इसकी मूवमेंट करनी है, ऊपर नीचे ये जाएगा, ऊपर नीचे जब ये जाएगा तो उससे झाग बनेगा, फ्रोथ बनेगा। और होगा क्या, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने पल्वराइज्ड ओर ले रखा है, पल्वराइज्ड ओर है, वाटर भी हम पास कर रहे हैं यहीं के थ्रू, पाइन ऑयल भी हमने डाल दिया, ऑयल क्यों मैंने बताया, ताकि झाग बने। और उसके बाद क्या होगा, एयर ब्लो कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं ऊपर से, तो उसकी वजह से बबल्स बनेंगे। तो बबल्स जो होंगे, फ्रोथ जो बनेगा, उसके अंदर कौन अटक जाएगा बोलो, इसके अंदर आपके जो भी ओर है, जो ओर है, दे गेट स्टिक इन दैट फ्रोथ, वो फ्रोथ के अंदर अटक जाएंगे एंड दे कम एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर आ गए और हम उनको अलग से रिमूव कर देते हैं थ्रू द फ्रोथ। एंड द हैवियर इंप्यूरिटीज, जो इंप्यूरिटीज होती है, दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, और बॉटम के ऊपर आपकी इंप्यूरिटीज रह जाती है। सो दैट इज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहा जाता है। और ये लो ग्रेड सल्फाइड और के लिए यूज किया जाता है, अभी हम बताएं भी एग्जाम में, वो टिक करना भी आ जाता है। सो इन दैट मेथड द हेवियर इंप्यूरिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पल्वराइज्ड ओर। बोलो इसमें हमने क्या किया, इंप्यूरिटीज बोलो हमारी कैसी होंगी, हेवियर इंप्यूरिटीज, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पल्वराइज्ड और, लाइट आपके क्या लिया हमने, आपका पाउडर्ड और लिया, बाय ब्लोइंग एयर, by blowing air in the powdered ore which is already mixed। हमने देखो यहाँ पे मिक्स करके दिखाया ना, इकट्ठा हम डाल रहे हैं यहाँ से, which is already mixed with the water and the proper wetting agent like the pine oil, xanthates, fatty acid etc in the tank, हम वो डाल देते हैं। फिर उससे होगा क्या, the low grade sulfide ores like the lead sulfide, like the zinc sulfide, CuFeS2 etc, the particle, these particle get stick in the oil froth and they come at the surface and the impurities get settled down at the bottom. So in that way we can separate out the impurities from our powdered ore, और इस तरीके से हम अपनी जो impurities हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेथड बोलो कौन सा हुआ हमारा, दैट इज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अब बड़े ध्यान से देखे पहले, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास देखो लेड सल्फाइड भी है, जिंक सल्फाइड भी है, मान लीजिए दोनों इकट्ठे हैं, फिर हम क्या करें, मान लीजिए दोनों मिक्सचर के अंदर है, दोनों इकट्ठे हैं, तो फिर हम क्या करें। तो उस वक्त हमें देखो दोनों के दोनों मिक्सअप हो गया, आ गए आपके ऊपर, मान लीजिए फ्रोथ के अंदर लेड सल्फाइड भी आ गया, जिंक सल्फाइड भी, दोनों आ गए, मान लीजिए दोनों। फिर हम क्या करें उस वक्त, इम्प्यूरिटीज तो अलग हो गई। तो फिर उस वक्त के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द डिप्रेसेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द डिप्रेसेंट इन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब इसकी सेंस क्या है देखो बताएं, इन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होगा, इसमें देखो हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम ऐसा करेंगे कि आपके मान लीजिए आपके पास मैंने बताया ना दो सल्फाइड और हो गए, लेड सल्फाइड जिंक सल्फाइड दोनों आ गए, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त इसका रोल आता है जिसे हम डिप्रेसेंट कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फाइड को हम यहाँ पे लेके आपको दिखाएंगे। सो इन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट डिप्रेसेंट, the depressant is used to separate these two sulfide ore which are simultaneously present in that ore, जो उस ore के अंदर simultaneously present है, तो उन दोनों को भी हम अलग कैसे करें। तो उस वक्त हमें डिप्रेसेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये डिप्रेसेंट अब करेगा क्या यहाँ पे, तो फॉर द सेपरेशन ऑफ दीज टू सल्फाइड और, दैट इज द हियर द जिंक सल्फाइड एंड द लेड सल्फाइड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, दोनों ही आ गए ना, दोनों आ जाएंगे फ्रोथ के अंदर, तो ऐसे अब उनको अलग कैसे करें। तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है एक डिप्रेसेंट की, जो किसी एक को तो फ्रोथ में आने देगा और दूसरे को नहीं आने देगा। तो हियर वी यूज द NaCN, ने NaCN यूज किया, और NaCN का सिलेक्टिव नेचर होता है, ये क्या करेगा, विच सिलेक्टिवली अलाउ द लेड सल्फाइड टू कम विद द फ्रोथ, वो तो फ्रोथ के साथ चला जाएगा, बट इट प्रिवेंट्स द जिंक सल्फाइड फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ, इसको जाने से रोक देगा। ऐसा हुआ क्यों, एग्जाम में पूछ लेंगे। और ये डिप्रेसेंट का काम क्यों किया, कैसे रोक पाया, वो इसलिए रोक पाया because here the NaCN react with the zinc sulfide to form that particular complex, और ये particular complex उसके साथ बना देता है, और लेड सल्फाइड के साथ बनाता नहीं, इसीलिए वो तो फ्रोथ के साथ चला गया और ये फ्रोथ के साथ नहीं जा पाया, और हम इन दोनों को भी सेपरेट कर पाए। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इन दोनों को अलग किया जा सकता है। तो इस टेक्निक को आप ड्यूरिंग फ्रोथ फ्लोटेशन आप यूज करते हैं, वो अब हमारी सेंस होगी कि उसको किस लेवल पे किस तरीके से हम उनको यूज करें, लेकिन क्वेश्चन आ गया ये, तो आपको इस तरीके से इसका जवाब देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वे आ जाता है हमारे कंसंट्रेशन का, दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल मेथड, जिसे लीचिंग भी कहते हैं। केमिकल जैसे नाम से पता चलता है, कोई ना कोई रिएजेंट आप यूज करेंगे। आप ये कह देंगे सर रिएजेंट तो अभी भी तो यूज किया था, अभी आपने यूज करवाया, अभी पीछे जो हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज, इसमें भी तो रिएजेंट यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हर किसी की एक पर्टिकुलर वे होता है उसको
कैरी आउट करने का। तो यहाँ का जो एक पर्टिकुलर तरीका है, आप उसके बेसिस के ऊपर आप समझ पाएंगे कि हमने इसको केमिकल मेथड क्यों कहा। अब देखो इस मेथड में किया क्या जाता है, इसके अंदर ऐसा किया जाता है कि जो पाउडर्ड ओर है, जब भी हम कोई सुटेबल रिएजेंट लेंगे तो जो पाउडर्ड ओर होगा इट गेट डिसॉल्व, वो उस रिएजेंट के अंदर घुल जाएगा, और जो इम्प्यूरिटीज हैं दे गेट रिमेन इन द अनडिसॉल्व्ड फॉर्म, वो अनडिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर रहेंगी। तो उस वक्त हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हैं। तो और को हमें डिसॉल्व करना है, और आपका ऐसा रिएजेंट आपको लेना है जिसके अंदर और क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। लेकिन डिसॉल्व होने के बाद भी कुछ स्टेप्स को हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसॉल्व हो जाए और अगली स्टेप वो डिसॉल्व फॉर्म में ही रह जाए, हम उसको फिर एक्सट्रैक्ट ही ना कर पाए, फिर तो उसका कोई यूज नहीं होगा ना। तो मीन्स पहली स्टेप तो क्या हुई, इन दैट मेथड द पाउडर्ड ओर गेट डिसॉल्व्ड इन द सुटेबल रिएजेंट। अभी हम देखेंगे तो सुटेबल रिएजेंट अभी आप देखना एल्यूमिनियम के लिए जैसे हम यूज करके दिखाएंगे, वो NaOH हो सकता है, वो आपका सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, क्योंकि बेसिक मीडियम हम प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे। उसके बाद नाइट्रोजन गैस हम पास कर सकते हैं। मीन्स अभी आप देख पाएंगे उसी के बेसिस के ऊपर जो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम ये टेक्निक यूज करने वाले हैं, और उसके लिए जो अलग अलग उसके नाम आएंगे, कभी बेयर प्रोसेस कहेंगे, कभी हॉल्स प्रोसेस एंड सो ऑन। अभी आपको इन सीक्वेंस में वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। तो पहली स्टेप जो हम लेते हैं, पहली जो इसकी एग्जांपल आती है केमिकल मेथड का जो एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड द बेयर प्रोसेस। एग्जाम में पूछ भी ले बेयर प्रोसेस क्या काम आती है, किसके एक्सट्रैक्शन के लिए वो काम आती है, सिंपल एलिमेंट का नाम लिखवा ले, ठीक हो गया ना। तो सिर्फ एलिमेंट का नाम लिखा ना, एक्सप्लेन करने आए तो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। हुआ क्या, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट। एग्जाम में बॉक्साइट का फार्मूला आपसे पूछ ले, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर भी आपको बना के दे रखा है जिसमें सभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख के दे रखे हैं। तो ये होता है ना कि पहले कौन सा नाम लो, ABCD जैसे डिक्शनरी होती है, बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जितने भी और उन और जितने भी आपके इवन एलॉय भी हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी के नाम लिख के एक आपका वीडियो लेक्चर बना के पहले ही दिया जा चुका है। आप बड़े ध्यान से वहां पे जाएं और फुल डिटेल वहां पे देख सकते हैं, और जो कुछ कुछ नाम बीच में आएंगे आप वो यहाँ से भी याद करते रहें। तो दिस मेथड इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला आप जरूर याद करें। इसमें होगा क्या, इस बेयर प्रोसेस में होगा क्या, तो इन दैट पर्टिकुलर बेयर प्रोसेस द impurities like the iron oxide, the titanium oxide, the silicon oxide, which are present in the form of the impurities, when we add the NaOH in it and get heated at a temperature of 150 to 170 degrees Celsius under the required pressure, तो फिर क्या होगा, तो जो आपका जो NaOH देखो हमने यहाँ पे लिया, तो आपके जो भी आपका ये और है वो तो डिजोल्व हो जाएगा, ऑक्साइड जिसे आप कह रहे हैं गेट डिजोल्व, वो इसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो मीन्स द आपका Al2 ड्यू टू देयर एम्फोटेरिक नेचर दैट गेट डिजोल्व्ड इन NaOH to form the sodium aluminate, and the impurities get remain in undissolved form and they can easily be filtered off। उनको हम फिल्टर्ड आउट कर सकते हैं बड़ी आराम से। तो देखो Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट किया, अब यहाँ पे NaAlO2 भी लिख देना, एक ही बात है। देखो आप इसको याद कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला ठीक है या गलत, देखो हम आपको बता दें, आपको पता होगा ना। देखो Na के ऊपर देखो +1 चार्ज होता है, मैंने देखो यहाँ पे +1 लिख दिया। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, देखो मैंने मान लीजिए यहाँ पे +3 लिख दिया। अब ध्यान से देखो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -2 लिख दिया। अब बड़े ध्यान से देखें, क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम हो गए। देखो ऑक्सीजन के ऊपर O3 है यहाँ पे, और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 3 2 जा 6 हो गया ना -6। अब सोडियम को देखें +1 होता है, 3 1 जा 3, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, तो 1 ही है Al, हमने 1 ही लिखा, तो 3 हो गया, तो 3 6 प्लस हो गया, 6 नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया। मान लीजिए अब दूसरा हम आपको बताते हैं, देखो मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि आप ये फार्मूला ना लिख के आप कुछ और लिखना चाहें, सोडियम एल्यूमिनेट है, तो देखो Na लिख दिया, Al लिख दिया, O लिख दिया, तो देखो आप करें क्या। आपको ये पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर देखो -2 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है, एल्यूमिनियम के ऊपर देखो बड़े ध्यान से देखो, देखो +3 है, Na के ऊपर बड़े ध्यान से देखे, देखो +1। अब क्या करें, देखो प्लस का तो आपको कितना दिख गया, बोलो +1 सोडियम के ऊपर, और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, तभी तो कंपाउंड आपका न्यूट्रल होगा। तो मान लीजिए इस Na का मैं मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो बोलो क्या बन गया ना, 2 2 जा 4, नेगेटिव जो चार्ज है वो भी 4 हो गया, और पॉजिटिव चार्ज है देखो वो भी 4 हो गया, बन गया ना फार्मूला। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ही आप इसको कहते हैं, NaAlO2। तो आप ये भी लिख दें या Na3AlO3 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। अब होगा क्या, जो फिल्ट्रेट आएगा जब आप इसको फिल्टर आउट कर देंगे, द फिल्ट्रेट जो भी आपके पास फिल्ट्रेट आएगा, इट इज डाइल्यूटेड, इसको हम डाइल्यूट कर देंगे विद वाटर विच गेट प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा।
और जो आपका सोडियम सिलिकेट है, जो इम्प्यूरिटीज थी, दे रिमेन इन द सॉल्यूशन। सिलिका भी साथ के साथ देखो डिसोल्व हो गया था। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो सिलिका है देखो SiO2 वो भी डिसोल्व हो गया था। यहाँ पे Al2O3 था, ये दोनों डिसोल्व हो गए थे यहाँ पे। लेकिन जो दूसरी इम्प्यूरिटी थी वो इनडिसोल्व फॉर्म के अंदर थी। हम बड़े ध्यान से देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शायद मेरे से हो सकता है ये बोला गया हो यहाँ पे कि SiO2 भी आपका अनडिसोल्व फॉर्म में, आपका Fe2O3 अनडिसोल्व रह जाएगा, TiO2 अनडिसोल्व रह जाएगा। ये सिलिका था, जब NaOH डाला तो क्या हुआ, सिलिका ऑल्सो के डिसोल्व एज ए सोडियम सिलिकेट। आपका एल्यूमिना भी घुल गया, आपका सिलिका भी घुल गया SiO2, सोडियम सिलिकेट यहाँ पे बन गया, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। उसके बाद जब हमने इनको डाइल्यूट किया वाटर के साथ, तो क्या हुआ, जो सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे था ये तो प्रेसिपिटेट इसके बन जाएंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जो सोडियम सिलिकेट घुला था वो आपका रिमेन सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। वो क्या रहेगा, रिमेन इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ध्यान रखेंगे, आपने आपको जो फिल्ट्रेशन करनी है वो 2 बार करनी है। पहली कब, NaOH डाला, NaOH डालने के बाद बोलो कौन कौन डिसॉल्व हो गए, आपका रिक्वायर्ड सब्सटेंस Al2O3 भी डिसॉल्व हो गया, साथ के साथ जो आपका अनरिक्वायर्ड सब्सटेंस था SiO2 वो भी डिसॉल्व हो गया, और जो अनडिसॉल्व थी आपने फिल्ट्रेट आउट कर दिया। हो गया ना, आपने उनको छान दिया, अलग कर दिया। उसके बाद दोबारा से आपने डाइल्यूशन किया, फिर से PPT बने। अब की बार PPT किसके बने, एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और सोडियम सिलिकेट अनडिसॉल्व। फिर आपने फिल्ट्रेशन किया। अब जो आपके पास PPT आ गए, जो आपके पास क्या आ गए, PPT आ गए। PPT और ज्यादा बने, अच्छे से बने, तो इसलिए आप कुछ फ्रेश अमाउंट ऑफ Al2O3 भी उसमें, हाइड्रेटेड Al2O3 भी आप उसमें डाल देते हैं। सीडिंग कहते हैं आप इसे, क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड एज द सीडिंग, ताकि प्रेसिपिटेशन आपकी फास्ट हो जाए। क्योंकि जो Al2O3 होता है अपने टाइप के पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करता है। ये आप सरफेस केमिस्ट्री वाली यूनिट के अंदर पढ़ चुके होते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के आ गया, आप उसको इग्नाइट करेंगे, आप उसको हीटअप करेंगे, और हीटअप करने के बाद आपको अगेन दोबारा से क्या मिल जाएगा, Al2O3 आपको ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो दैट इज कॉल्ड एज द बेयर प्रोसेस। बोलो ये कौन सी प्रोसेस कहलाई, बेयर प्रोसेस। अगली प्रोसेस जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, एक ध्यान रखना, हमने यहाँ पे बोलो क्या लिया है, NaOH, वहां पे हम सोडियम कार्बोनेट लेने वाले। क्लियर हो गया? दैट्स द डिफरेंस। तो नेक्स्ट इज द होल्स प्रोसेस। होल प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम द रेड बॉक्साइट Al2O3.2H2O, जैसे मैंने लिखा। इस होल प्रोसेस में क्या करेंगे, वही देखो इम्प्यूरिटीज हमने लिखी सेम, Fe2O3, TiO2, SiO2, दे आर प्रेजेंट इन द रेड बॉक्साइट। और इनको हम कैसे रिमूव करेंगे, बाय हीटेड दैट पाउडर्ड ओर विद द सोडियम कार्बोनेट एट ए टेम्परेचर, एट ए रिक्वायर्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द रिक्वायर्ड प्रेशर। होगा क्या, उसी टाइप से Al2O3 तो डिसोल्व हो जाएगा, और ए जो सिलिका है वो भी डिसोल्व हो गया। अदर इंप्यूरिटीज अनडिसोल्व फॉर्म में रही, फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद आप क्या करेंगे, देखो ये Al2O3 ने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, NaAlO2। देखो मैंने कहा था ना, दोनों में से आप कोई भी चीज लिख दें। अब आपको समझ में आ गया होगा, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो आपका बन गया। ये आपका जो बना सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका फॉर्मूला ऐसे मैंने क्यों लिखा। उसके बाद क्या किया, द फिल्ट्रेट जो आपके पास आ गया, जिसमें 2 चीजें हैं, बोलो 2 चीजें क्या हैं, एक तो यही सोडियम मेटाइल्यूमिनेट, और दूसरा बोलो कौन है, दूसरा आपका जो ये सोडियम सिलिकेट देखो जो बन गया था। जब आपने इसकी डाइल्यूशन की तो क्या हुआ, डाइल्यूशन भी कैसे की, डाइल्यूशन की एंड हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, which gives the precipitation of the aluminum hydroxide। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के तो PPT हमें मिल जाएंगे, सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन में रहेगा। और जैसे मैंने पहले बताया था, हम फर्दर सीडिंग भी करते हैं बाय एडिंग दैट प्योर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर Al2O3। तो देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के PPT हमारे पास आ गए, और जो PPT आएंगे हम उनको सेपरेट आउट करके, उसको इग्नाइट करके हम प्योर Al2O3 को क्या कर लेंगे, ऑब्टेन। सो दैट इज द होल प्रोसेस, दैट इज समथिंग लाइक दैट ऑफ द बेयर प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा था। स्लाइट डिफरेंस है, वहां पे NaOH लिया, यहाँ पे आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, यहाँ पे साथ के साथ आपने देखा हम CO2 भी देखो यहाँ पे हमने पास किया आपकी सेकंड स्टेप के अंदर। यानी कुछ कुछ स्लाइट डिफरेंस तो होना ही होता है, तभी तो हमारा डिफरेंट मेथड बन जाता है। नेक्स्ट इज द सरपेक्स प्रोसेस, जैसे मैंने बताया था, जिसमें नाइट्रोजन का रोल रहेगा। So this method is used for the extraction of the aluminium from the white bauxite। और इसमें होगा क्या, the impurities like the SiO2, मेनली यही होता है आपके white bauxite के अंदर, which is present in the white bauxite, that is removed by heating that powdered or with the coke। coke के साथ हम इसको हीट करेंगे at that high temperature 2073 Kelvin,
इन द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी साथ के साथ पास करेंगे, होगा क्या, द Al2O3 गेट रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। देखो Al के ऊपर +3 चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज, क्लियर हो गया, सो बैलेंस हो गया। और जो सिलिका होगा एज इम्प्योरिटीज इज रिड्यूस टू सिलिकॉन विच गेट वोलेटिलाइज्ड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो वोलेटिलाइज्ड हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड देखो हमें मिल गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज नाउ डाइल्यूटेड विद वाटर विच गिव द प्रेस्टेट, वही सेम प्रेस्टेट मिल गए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रीवियस 2 मेथड के अंदर भी हमें मिले थे। फिर अब पीपीटी को हम क्या करेंगे, हम इनको इग्नाइट कर देंगे, इग्नाइट करने से हमें क्या मिल जाएगा, बोलो प्योर Al2O3 हमें ऑब्टेन हो जाएगा। सो दीज आर दी डिफरेंट मेथड्स फॉर द ऑब्टेनिंग द एल्यूमिनियम और जो एल्यूमिनियम का जो और था उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज थी उसको हम आपके एक्सट्रैक्ट कर पाए, उसको आप रिमूव कर पाए। अब क्वेश्चन आता है, हाउ इज लीचिंग कैरिड आउट इन केस ऑफ द लो ग्रेड सल्फाइड और, हाउ द लीचिंग इज कैरिड आउट फॉर द लो ग्रेड सल्फाइड और वो भी कौन से, या कॉपर और, लो ग्रेड कॉपर और, हाउ द लीचिंग इज कैरिड आउट इन केस ऑफ द लो ग्रेड कॉपर और, तो कैसे करते हैं, तो देखो करेंगे क्या, इन केस ऑफ द लो ग्रेड कॉपर और द लीचिंग ऑफ द कॉपर इज कैरिड आउट बाय यूजिंग, एग्जाम में पूछ लेते हैं आप क्या यूज करेंगे, तो आपको ये लिख के आना है, ऑप्शन में भी मिल सकता है, बाय यूजिंग द एसिड, बाय यूजिंग द बैक्टीरिया, इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, ऐसा भी आ सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर किया, इन अब्सेंस ऑफ एयर किया, ऐसे ऑप्शन के अंदर आप देखना डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी हर लाइन को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन प्रेजेंस है या इन अब्सेंस है, तो ये चीजें आ चुकी होती है पहले, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस द कॉपर गोज इन द सॉल्यूशन एज द Cu+2 आयन, ये क्यों जाएगा +2 के अंदर, देखो कौन ऐसा कर सकता है, जैसे आप बड़े ध्यान से देखें रिडॉक्स रिएक्शन वाली यूनिट के अंदर भी आप पढ़ते हैं, देखो कॉपर है यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे आपने लिखा जैसे आपने कोई भी लिया HCl सल्फ्यूरिक एसिड जो भी रिक्वायर्ड आपने आपका एसिड ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ एयर किया, तो ये जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वाटर बन गया, Cu+2 में हो गया ना कन्वर्ट यहाँ पे, तो द सॉल्यूशन कंटेनिंग दैट कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड, अब इनको दोबारा रिड्यूस करेंगे हम, इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द आयरन स्क्रैप, आयरन स्क्रैप को यूज कर सकते हैं, नॉट द जिंक स्क्रैप, अब जिंक स्क्रैप को यूज नहीं कर सकते, रीजन क्या, बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन आयरन, और द H2 आप यूज करेंगे उसे हाइड्रोमेटलर्जी कह देंगे, टू गेट द मेटेलिक कॉपर, ताकि हमें ये मेटेलिक कॉपर क्या हो जाए, बोलो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, हाउ द लीचिंग कैरिड आउट इन केस ऑफ द लो ग्रेड कॉपर और, लो ग्रेड के जो कॉपर और होते हैं उसके लिए हम किस तरीके से लीचिंग करते हैं, सो दैट इज द वे। अगला क्वेश्चन देखें, कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा कॉपर को तो हम यूज कर, कॉपर को तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिंक को क्यों नहीं कर सकते, देखो उसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट है, रिडॉक्स रिएक्शन वाली यूनिट है, उसमें आपने पढ़ा होगा ना कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती थी, जिसमें देखो आपने क्या देखा था, आपने एक बड़ी बेसिक सी चीज देखो याद की थी, देखो मैं आपको थोड़े हिंट दे देता हूँ बस, देखो जैसे H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे आप कहते थे, जिसमें क्या बनता है बोलो, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया ये स्टेप से ये, और यहाँ पे देखो आपको ऐसे लिखा मिलता था 0.00 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, बोलो किसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। उसके बाद आपने देखा होगा एक, देखो हम ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं आपके डिफरेंट मेटल और द मेटल आयंस को, क्लियर हो गया। तो मान लीजिए हम ऊपर से नीचे करते हैं या नीचे से ऊपर कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, देखो आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं और मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, देखो एज्यूम किया गया, इट इज एज्यूम्ड दैट क्या, कि जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, इट इज एज्यूम्ड एट 0.00 वोल्ट। तो किसी की तो क्या होगा, देखो जब भी दो चीजों को आपस में मिलाते हैं, एक की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी तो ऐसा होगा, वही तो हम रिडॉक्स रिएक्शन वाले में पढ़ाते थे, वही तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दौरान आपको समझाया जाता था, आपको ध्यान होगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये सारी बातें आपको बताई जाती थी। तो जिनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन कर, और ये करते भी क्या है, ऐसा नहीं बना ये इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट में पढ़ाया था, हम क्या करते हैं, एक आधा, एक जो बीकर होता है, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान लिया, इधर दूसरा बीकर ले लिया,
दूसरी हाफ सेल ले ली, मतलब जिंक रोड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर, कॉपर सल्फेट, ऐसा करके, और बीच में वायरिंग के थ्रू हमने बीच में आपके वोल्टामीटर से मान लीजिए कनेक्ट कर दिया। उसमें होगा क्या, जब दोनों को कनेक्शन बीच में सॉल्ट ब्रिज भी हमने लगा दी, कंप्लीट सेटअप कर दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर हम हमको क्या पढ़ाते थे कि जब भी हम कनेक्ट करते हैं वोल्टामीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, या तो राइट में या लेफ्ट में, बीच में जीरो वैल्यू। तो जो जिधर भी डिफ्लेक्शन आए, डिफ्लेक्शन ये बताती है करंट किधर चला, जिधर करंट चला इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो हमें पता चल गया ना कनेक्टिविटी से कि दो हाफ सेल में से इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किए और किसने गेन किए। तो ऐसा पता करके और वहां पे वैल्यू आ जाती है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड से। हम जो भी हाइड्रोजन की वैल्यू तो देखो जीरो है यहाँ पे, दूसरे की वैल्यू आप बड़ी आराम से निकाल लेंगे ना। देखो ऐसे आपको बताया गया था कि जो ई नोट सेल होती है इसकी वैल्यू बोलो क्या होती है, ई नोट कैथोड लिखते थे ना आप ऐसे, माइनस में बोलो क्या लिखते थे, ई नोट एनोड आप लिखते थे ऐसे, लिखते थे ना आप ऐसे। तो देखो ई नोट सेल की वैल्यू तो बोलो कहां से आई, जो सीधी वोल्टामीटर में दिखेगी, वो रीडिंग तो देखो यहाँ पे नोट कर दी ना नोट। उसके बाद जब दोनों को आपने आपस में जोड़ा और उन किसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और किसने गेन किए वो डिफ्लेक्शन से दिख रहा है, उसे पता चल गया कि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, अब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लॉस किए हैं। तो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे ऑक्सीडेशन, ओ का पहला लेटर वोवल, ए वोवल, एनोड ऑक्सीडेशन ऐसे। तो मान लीजिए हाइड्रोजन को जब आप अलग अलग एलिमेंटों से ऐसे जोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करता हुआ दिखेगा, कभी गेन करता हुआ दिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिफ्लेक्शन इन द वोल्टामीटर। कभी डिफ्लेक्शन हाइड्रोजन की तरफ आएगी, डिफ्लेक्शन हाइड्रोजन की तरफ का मतलब क्या है, करंट हाइड्रोजन की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, तो एनोड की जगह हम यहाँ पे 0.0 वोल्ट कर देंगे। कई बार डिफ्लेक्शन हाइड्रोजन से ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगी, हाइड्रोजन से ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखे तो क्या है इसका मतलब करंट हाइड्रोजन से दूर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ आ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब की बार इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो गेन का मतलब रिडक्शन हो रही है उसके ऊपर, मतलब कैथोड है तो कैथोड की जगह, मतलब जो दूसरी इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन के साथ दूसरी जो इलेक्ट्रोड जोड़ी है उसकी वैल्यू कितनी है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो हम इस फार्मूले से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो वोल्टामीटर की जो रीडिंग आए ई नोट सेल की जगह पुट कर दो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कभी एनोड बनेगी कभी कैथोड, तो कैथोड या एनोड की जगह आप जीरो वैल्यू पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू बच जाएगी कैथोड या एनोड विद चार्ज आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हम पुट कर देंगे। और इस तरीके से हम डिफरेंट एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेते हैं। और इस तरीके से जो लंबी चौड़ी सीरीज हमें मिल जाती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और वो सीरीज मान लीजिए ये मैंने आपके सामने जैसे आपको थोड़ा सा समझा दिया। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसमें आप समझ पाए कि कोई मेटल आयन तो ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर हाइड्रोजन से कम होगी, तो उनकी वैल्यूज तो बोलो हम यहाँ पे क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। किसी की मान लीजिए माइनस कुछ, फिर और भी कुछ और भी कम। किसी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर हाइड्रोजन से ज्यादा आएगी, वो आप हाइड्रोजन से नीचे लिखते चले जाएंगे, और इस तरीके से पूरी सीरीज आपकी बन गई। क्लियर हो गया। तो वही बातें अब हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। देखो, कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट द जिंक। ऐसा क्यों, देखो हुआ क्या, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, जो मैंने अभी आपको ये शब्द यूज कर रहा था, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.00 वोल्ट है, इसी टाइप से हर एक आपके जो डिफरेंट आपके जो मेटल आयन एलिमेंट आयन है उनकी भी अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती। तो उसी आधार के ऊपर ये लाइन यहाँ पे बोली जा रही है कि द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक एंड आयरन आर लोअर देन दैट ऑफ द कॉपर। मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो जिंक और आयरन की बोलो क्या है, कम है। मतलब कॉपर से, मतलब कॉपर तो क्या होगा इस सीरीज में, अगर इसी तरीके से मान ले कॉपर की वैल्यू ज्यादा है तो कॉपर, मान लीजिए मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर डाउन दिखाया, इसको आप अपोजिट भी दिखा सकते हैं, दोनों तरीके से बुक्स में मिल सकता है, किसी में ऊपर किसी में नीचे। क्लियर हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सेंस समझनी है। तो अब उससे होगा क्या, इन द हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब जिसमें ये हाइड्रोजन का भी रोल होगा यहाँ पे इस वैल्यू का, यानी हाइड्रोजन वाला। तो इन द हाइड्रोमेटलर्जी द जिंक एंड आयरन कैन बी यूज्ड टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। मींस ये रिएक्शन चल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, मैं अभी ऊपर लिखा, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो इसकी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर इनकी कम है। रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब, पोटेंशियल का मतलब पावर, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, पोटेंशियल का मतलब पावर। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू जिंक और आयरन की कम है, कॉपर की ज्यादा है। तो ये जो कॉपर आयन है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है। ये अगर आयरन इसमें डालेंगे तो क्या करेगा, एक को लॉस करना है, एक को गेन, कौन करेगा गेन, ये Cu2 प्लस आयन, और ये Cu में बदल गया।
तो इन द हाइड्रोमेटलर्जी द जिंक एंड आयरन कैन बी यूज्ड टू डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम दी सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, आप ये चाहते हैं हमें कॉपर मिल जाए, तो आप आयरन डाल दो। तो आयरन, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी अलग अलग है, जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा लॉस। और अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर Cu2+ की ज्यादा है एज कम्पेयर टू आयरन, तो ये रिएक्शन होगी ही और हमें कॉपर मिल जाता है। बट टू डिस्प्लेस जिंक, अगर मान लीजिए हम जिंक को ऑब्टेन करना चाहें, क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से, अगर हम जिंक को ऑब्टेन करना चाहें, कॉपर को तो हमने ऑब्टेन कर लिया आयरन से, है ना, कॉपर को तो कर लिया हमने, लेकिन अगर हमें जिंक को ऑब्टेन करना हो, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जिंक Zn+ है, तो उस वक्त तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें? However, to displace the जिंक, इसी टाइप से रिएक्शन में कॉपर प्लस की जगह अगर मैं जिंक Zn2+ कर दूं, तो कौन से एलिमेंट को यहाँ पे लें, किसको लें हम यहाँ पे, ताकि हमें जिंक भी इसी तरीके से ऑब्टेन हो जाए? तो उसको लेना पड़ेगा ना, कि जिसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है जिंक से कम हो। तो जिंक से कम किसकी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, वो हम इस लाइन में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बट टू डिस्प्लेस जिंक द मोर रिएक्टिव मेटल, वो रिएक्टिव मेटल का मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। आपने देखा ना यहाँ पे आयरन तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तभी तो कॉपर गेन कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे कॉपर की जगह अगर Zn2+ होता तो जिंक को तो गेन करना है, तो दूसरा जो एलिमेंट होगा उसको लॉस करना होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। मतलब वही, वैसे तो गेन और लॉस वाले दोनों रिएक्टिव होते हैं, बट हेयर रिएक्टिव सेंस मीन्स कि जिसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर हम देखना चाहते हैं। सो मेटल हैविंग द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिंक से कम हो। जिंक से बोलो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर जिंक से कम, वो कौन होते हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट, आपने पढ़ा है ना। वो तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस ही करते हैं ग्रुप 18 जैसा बनने के लिए। मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम। लेकिन अब इनमें दिक्कत क्या है, इनको यूज तो कर लें, लेकिन दिक्कत क्या? बट ऑल दीज मेटल कैन रिएक्ट विद वाटर। देखो क्या होगा, हमने क्या किया, सॉल्यूशन तो है ही आपका, जैसे मैंने बताया ना, कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में आयरन मिला दिया। ऐसे मान लीजिए जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, वाटर तो होगा ही, उसमें आपने बोलो क्या डाल दिया, मैग्नीशियम कैल्शियम, तो क्या करेगा? ये जो मैग्नीशियम है ना, ये वाली रिएक्शन दिखाने की बजाय, ये वाली कौन सी बोलो, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया, कि ये करने की बजाय कि आपका जो मैग्नीशियम है यहाँ पे, मान लीजिए देखो मैं आपको लिख के दिखाऊं, ये मैग्नीशियम ऐसा करने की बजाय कि Mg+ में, और ये Zn, और इसके ऊपर देखो +2 चार्ज है, ठीक है ना, और क्योंकि इसकी पावर तो है ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, लॉस कर देने चाहिए। और बोलो क्या बन जाना चाहिए यहाँ पे, जो Mg है ये +2 बन जाए, और बोलो आगे हमें क्या मिल जाए, ठीक। देखो हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है ना, अपनी इन्वॉल्वमेंट इस रिएक्शन में दिखाने की बजाय क्या कर देता है, इट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि मीडियम में वाटर तो है ही, मीडियम में वाटर तो है ही, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। और वाटर के साथ रिएक्ट जब भी करते हैं, आपने देखा है सोडियम के बारे में, तो देखो आपने कितना सुना है, सोडियम को जो पानी में डाले इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ब्लास्टिंग हो जाती है ना, पढ़ा था ना आपने, बिल्कुल। देखो मैं आपको फिर से देखो यहाँ पे बताना, उसी ग्रुप की तो हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए सोडियम है, 11 एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा है, तो क्या करता है बोलो, इलेक्ट्रॉन देखो लॉस किया, और बोलो यहाँ पे क्या बन गया आपका Na+, इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर देगा यहाँ पे, क्लियर हो गया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? इसको इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहाँ पे मान लीजिए आपने इसको डाल दिया वाटर के अंदर, देखो वाटर के अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर क्या हुआ, आपके जिंक आयन से पहले इसकी इन्वॉल्वमेंट इस H+ के साथ हो गई, बोलो किसके साथ हो गई, H+ के साथ। तो H+ के साथ इलेक्ट्रॉन मिलके बोलो क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। देखो जो मैं बता रहा हूँ, सिमिलरली विद द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ भी ऐसा ही हो जाता है। इसीलिए हाइड्रोमेटलर्जी जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, तो कॉपर को तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाइड्रोमेटलर्जी से, लेकिन जिंक को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये पोटाशियम, मैग्नीशियम जो भी है, मैंने जैसे सोडियम भी आपको यहाँ पे शो कर दिया, कैसे हुआ, कैसे हाइड्रोजन गैस निकलती वो आपको बता दिया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एज ए रिजल्ट दीज मेटल कैन नॉट बी यूज्ड इन द हाइड्रोमेटलर्जी टू एक्सट्रैक्ट द जिंक। जिंक को ऑब्टेन करने के लिए हम किनको यूज नहीं कर सकते, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। हेंस द कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द हाइड्रोमेटलर्जी एंड नॉट द जिंक, और जिंक को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब आप समझ गए। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन टुडे सेशन अबाउट द कंसंट्रेशन। तो जो कंसंट्रेशन का हमारा सेशन था, इसके ऊपर कितने तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है।
फिर भी जो भी बातें मैंने आपको समझाई वो सभी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, लेकिन बुक रीडिंग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। पूरा प्रयास किया जाता है कि किताब की लिखी हुई हर बात आपके सामने दे दी जाए, आपको समझा दी जाए, ताकि आपको कम से कम दिक्कत आए। किताब पढ़ते वक्त कोई भी चीज आपको अनइवन ना लगे कि ये तो हमें बताई नहीं की कोशिश की जाती, लेकिन फिर भी क्या पता कोई चीज रह जाए, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमसे क्लास में आके, जो अपनी ऑफलाइन क्लास होती है, आप उसके दौरान भी मेरे से आके मिलके, अपनी क्लास के दौरान भी आप मेरे से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हर क्लास में हम आपसे पूछते ही हैं, ऑफलाइन क्लास के अंदर, बेटा कोई क्वेश्चन, सबसे पहली वर्डिंग हमारी आपके लिए यही होती है हर क्लास के दौरान। तो इसलिए आप उस दौरान शुरू में आप अपने क्वेश्चनिंग करें उसके दौरान क्लास में, ठीक है बेटा। सो दैट इज ऑल अबाउट माई साइड। थैंक यू वेरी मच।